गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें डी स्मॉल से लिखना है। किसी भी एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट तब कहते हैं जब उसका कॉन्फ़िगरेशन करे और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरे। तो लिखेंगे पहले ये बात कि दोज एलिमेंट whose last electron enters in D subcell are called D block elements। बोले कि वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरे उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर इसका 21 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए डी में भर रहा है, तो इस एलिमेंट को बोल देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 40 होता है। इट इज 40 इन नंबर। इट इज 40 इन नंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितना है तो 40। अगर आप पीरियोडिक टेबल का अगर फॉर्मेट देखें तो पहले होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, सेंटर में होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट साइड में होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, और यहां नीचे बॉटम में होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझिए, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होता है, 4 सीरीज के रूप में। एक सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज और चौथा सीरीज। हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है और ये टोटल 40 इन नंबर है। यही लिखा गया, इट इज 40 इन नंबर। इसको बनाना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये 40 इन नंबर है। ऑल आर मेटल्स। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सब का सब मेटल्स है। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। It is present in the center of periodic table। पीरियोडिक टेबल के देख लीजिए, सेंटर में है, लेफ्ट में है एस ब्लॉक, राइट में है पी ब्लॉक, सेंटर में है डी ब्लॉक, बॉटम में है एफ ब्लॉक। यही बात लिखा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 40 है, सारा का सारा मेटल है और ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है। इट इज प्रेजेंट in the form of 4 सीरीज। ये 4 सीरीज के रूप में प्रेजेंट है। जैसे ये जो आपको पहला ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इस तरीके से बना दे रहे हैं। बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 40 है, 4 सीरीज के रूप में है, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट है। पहले वाले को बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और इसको 3D सीरीज भी कहते हैं।
इसलिए 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरेगा, 3D1, 3D2, 3D3 इस तरीके से। इसमें जो 10 एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 40 है, पहले सीरीज में 10 एलिमेंट है और ये 10 एलिमेंट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक का। इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 3D सीरीज भी कहते हैं क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरेगा। ये पहला ट्रांजिशन सीरीज में जितना भी एलिमेंट है सबको एकदम याद रखना है। बाकी के ट्रांजिशन सीरीज में केवल आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट कहां से कहां तक का एलिमेंट है इस ट्रांजिशन सीरीज में। जैसे जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इसको बोलेंगे 4D सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 4D में भरेगा। इसमें एलिमेंट होगा येट्रियम से, एटॉमिक नंबर 39। इसमें जो एलिमेंट होगा वो येट्रियम से होगा और कहां तक होगा तो कैडमियम तक। तो ये आपको याद रखना है कि एलिमेंट कहां से कहां तक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक का, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में येट्रियम टू कैडमियम, येट्रियम एटॉमिक नंबर 39, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसको 5D सीरीज कहेंगे। इसमें एलिमेंट होगा लैंथनम, एटॉमिक नंबर 57। लैंथनम के बाद फिर 14 एलिमेंट नहीं होगा, 14 एलिमेंट फिर F ब्लॉक में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट फिर F ब्लॉक में चला जाएगा, 58 to 71। इसके बाद लैंथनम के बाद होगा हाफनियम 72 और हाफनियम से लेकर मरकरी तक होगा 80। बात फिर से सुन लीजिए, ऐसे दिमाग में रखिए कि यहां जो S ब्लॉक एलिमेंट है, S ब्लॉक एलिमेंट, इसमें दो ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। ये जो S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट, इसमें केवल दो ग्रुप होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसमें 10 ग्रुप होता है, छोटा छोटा 10 ग्रुप होगा, 10 ग्रुप होगा 3 से लेकर 12 तक। और इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप होगा। जैसे जब यहां पर बताएं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये जो ऊपर वाला आपको बताए थे कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें 10 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 21 to 30। अब अगर इसमें आगे अगर बढ़ते P ब्लॉक में तो ये होता 31, 32, 33, 34, 35, 36। फिर यहां आता 37, 38, ये है 39, यही दिया हुआ 39। अब 39 से लेकर ये 48 तक है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसके बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, यहां होगा 57 लैंथनम। अब इसके बाद 14 एलिमेंट यहां 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, फिर यहां 72 से 80 तक 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। वैसे ही 86, 87, 88, 89 होगा यहां एक्टिनियम। मतलब जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जिसको बोलेंगे 6D सीरीज, उसमें एलिमेंट होगा एक्टिनियम 89। इसके बाद 90 से 14 एलिमेंट यहां पे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। फिर यहां पे होगा 104, मतलब रदरफोर्डियम, और यहां से 112 कोपरनेसियम। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इतना है, टोटल 40 है। ये दिमाग में रखना है कि टोटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक आध बार इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम बोल दिए हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है वो हम आपको समझाएंगे। एक्सेप्शन नहीं है, अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन पे जाएं, इसके बाद हम आपको यही पहले बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। सबसे पहले ये बता दिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 40 है और वो 10-10 के 4 सीरीज के रूप में है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D सीरीज कहेंगे, स्कैंडियम टू जिंक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें येट्रियम टू कैडमियम है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें लैंथनम है। फिर हाफनियम टू मरकरी है। फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसमें एक्टिनियम है। फिर रदरफोर्डियम टू कोपरनेसियम है। तो ये आपको ऐसे कॉपी पर नोट कर लेना है। ये जानना है कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे है, तो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है। टोटल 40 है, सब का सब मेटल है, 4 सीरीज के रूप में है। किस सीरीज में कौन कौन है ये बता दिया। अब इसके बाद कॉपी पर हेडिंग दीजिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, पहले तो डेफिनेशन दे दें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन समझाएंगे। डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि दोज एलिमेंट्स which have unpaired d electron, those elements which have unpaired d electron either in its ground state, those elements which have unpaired d electron either in its ground state or in any of its oxidation state are called transition elements। देखिए, ये डेफिनेशन हम समझाते हैं, पहले ध्यान दीजिए। जैसे स्कैंडियम अगर है, स्कैंडियम आप इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये लिखते हैं। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। देख लीजिए, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। डी के 5 ऑर्बिटल को बना दिया। डी में इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
तो यहां पर तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो अकेला है, ये तो जोड़ा में है नहीं। तो ये स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक है। तो वैसा कोई भी एलिमेंट जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उस एलिमेंट में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन वो एलिमेंट कोई ना कोई ऐसा आयन बनाएगा जिस आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा, तब भी उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। जैसे कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आपको पता होगा इसमें 4s1 3d10 लिखते हैं। तो जब ये d10 लिखा हुआ है मतलब कि d में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन इसका 0 है। फिर भी कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि कॉपर दो आयन बनाता है, एक बनाता है Cu+, एक बनाता है Cu+2, मतलब एक बनाता है Q+, एक बनाता है Q'। अगर आप Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसमें भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 0 है। लेकिन जब Cu+2 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। d9 है, मतलब d में 5 बॉक्स 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इलेक्ट्रॉन अकेले रह गया, मतलब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 1 है। क्या बोले कि वो एलिमेंट जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में मतलब नॉर्मल उस एलिमेंट में, नहीं तो उसके किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। जैसे स्कैंडियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलिए, कॉपर में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कॉपर के किसी न किसी आयन में तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, तो इस बेसिस पे कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। लेकिन एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्या कारण है? एक्सप्लेन वाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके पीछे का वजह यही है कि ना तो जिंक में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, ना तो जिंक के आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। तो जब जिंक में भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है और जिंक के आयन में भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहां पर लिख दे रहे हैं कि बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कारण है कि अगर जिंक को देखें, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख रहे हैं कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। अगर जिंक के आप आयन को देखें तो जिंक Zn+2 आयन बनाता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसमें आप देख लीजिए कि इसमें भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 0 है, ये भी फुलफिल्ड है। तो ना तो जिंक में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, ना तो जिंक के आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उस एलिमेंट में या तो उस एलिमेंट में, नहीं तो उसके किसी न किसी आयन में।
जैसे कॉपर में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कॉपर के इस आयन में Cu+2 आयन में इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद अब कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला प्रॉपर्टी इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखिए किसी आयन को अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब यही है, सॉरी, किसी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसे आयरन है, फेरस आयन बना रहा है या फेरिक आयन बना रहा है। कॉपर है, वो क्यूप्रस आयन बना रहा है या क्यूप्रिक आयन बना रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा तो बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक नेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जाने की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक नेचर। पहले तो ये जान जाए कि मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार का, एक पारामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। बोले कि जो मैग्नेटिक नेचर हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार का, एक हुआ पारामैग्नेटिक, एक हुआ डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक तब बोलेंगे इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कोई भी एलिमेंट है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें और अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा तो कह देंगे कि वो पारामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। अगर कोई एलिमेंट है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन किए और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखें कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको डायामैग्नेटिक बोलेंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पारामैग्नेटिक बोलेंगे। बात फिर से सुने, कोई भी एलिमेंट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देख रहे हैं कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे कि वो पारामैग्नेटिक नेचर का है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का है। अब दो आयन आपको दे देगा, मान लीजिए दोनों अगर पारामैग्नेटिक अगर है, मतलब दोनों आयन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, और आपसे पूछ देगा कि बताओ कि कौन वाला आयन ज्यादा पारामैग्नेटिक है, तो एक्सटेंट ऑफ पारामैग्नेटिज्म जो है वो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा। तो इसी में लिखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ paramagnetism can be expressed by
मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। तो कौन कितना पारा मैग्नेटिक है वो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला है √n n+2 B.m। ये यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन। यहां पर ये जो n दिख रहा है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां इस फॉर्मूले में जो n दिख रहा है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर 1 है तो 1 + 2 हो गया 3, 3 को 1 से गुना कर दिए तो 3, √3 का वैल्यू हो गया 1.73, ये हो गया बोर मैग्नेट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 2 तो आएगा 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 3 तो म्यू आएगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 4 तो म्यू आएगा 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 5 तो म्यू आएगा 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा 0। बोले कि मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार का, पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पारा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डाया मैग्नेटिक। कौन कितना पारा मैग्नेटिक है वो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे इस पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2। Mn+2 के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है। देखिए, किसी भी आयन का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, जैसे ये आयन है Mn+2, किसी भी आयन का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कॉन्फ़िगरेशन 2 स्टेप में लिखेंगे। पहले स्टेप में एटम का लिखेंगे, मतलब पहले स्टेप में ये मान के चलेंगे कि कोई प्रकार का चार्ज इसके ऊपर नहीं है। पहले स्टेप में एटम का लिखेंगे, जैसे Mn एटॉमिक नंबर 25, पहले इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि इसी सीक्वेंस में भरते हैं, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किसी भी एटम में। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। एटॉमिक नंबर 25 है, मतलब कि 25 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले भरे हैं 1s में, s में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिए 2। ये भर गया तो फिर भरे हैं 2s में, s में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद लिखा गया है 2p, p में भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो लिखा गया है 6। इसके बाद लिखा हुआ है 3s, s में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो 3s2, फिर 3p, p में भरते हैं 6 तो भर दिए 6, फिर 4s, s में भरते हैं 2 तो भर दिए 2। अब टोटल देखेंगे तो 20 भर चुके हैं, 5 ही बचा। तो d में भले कैपेसिटी 10 हो लेकिन बचा हुआ 5 है तो 5 भर देंगे। ये Mn का हो गया। अब +2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लास्ट ऑर्बिट से निकालेंगे। ये आगे 1 लगा हुआ है तो पहला ऑर्बिट, ये आगे 2 लगा हुआ है तो दूसरा ऑर्बिट, 3 लगा हुआ है तीसरा ऑर्बिट, 4 लगा हुआ है चौथा ऑर्बिट, तो ये लास्ट ऑर्बिट है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे।
तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, क्योंकि +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो निकल गया 3d5। अब d में 5 ऑर्बिटल होता है, तो d में 5 ऑर्बिटल बना दिया, d में 5 ऑर्बिटल होता है, d में 5 बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 और 5, और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली भरना होता है, अकेले अकेले, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये पूरा पूरा भरा हुआ है, P का कैपेसिटी 6 है तो पूरा पूरा भरा हुआ है। यहां पे आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 है, मतलब आपको n का वैल्यू मिल गया 5। निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो n का वैल्यू है 5, 5+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये हो गया 7, 7 को 5 से गुना किए 35, √35 बोर मैग्नेट्रॉन। यहां तक पहले ऐसे लिख के दिखाएंगे, और उसके बाद तो ये याद किया हुआ है ही कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आया 5.91, तो √35 का वैल्यू ये हुआ, यही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन था कि इस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो ये आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बता रहे हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गिव रीजन क्वेश्चन है गिव रीजन इन अ डाइवैलेंट cation of first transition series, in a divalent cation of first transition series Mn+2 has maximum paramagnetism. Mn+2 has maximum paramagnetism। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, तो कह रहा है उसके डाइवैलेंट कटायन में, जैसे स्कैंडियम के ऊपर अगर +2 आ जाए, टाइटेनियम के ऊपर अगर +2 आ जाए, वैनेडियम के ऊपर अगर +2 आ जाए, क्रोमियम के ऊपर अगर +2 आ जाए, Mn के ऊपर अगर +2 आ जाए, आयरन के ऊपर अगर +2 आ जाए, कोबाल्ट के ऊपर अगर +2 आ जाए, निकल के ऊपर अगर +2 आ जाए, कॉपर के ऊपर अगर +2 आ जाए, जिंक के ऊपर अगर +2 आ जाए, ये हुआ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो भी डाइवैलेंट कटायन है उसमें Mn+2 का सबसे ज्यादा पारामैग्नेटिक नेचर होता है। कारण क्या है? इसका आंसर यही है कि इन Mn+2 there are 5 unpaired electrons। Mn+2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, which is maximum among other divalent cations of that series। That's why it has maximum paramagnetism। कहता है कि जो मैंगनीज है उसके इस आयन में 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, जो कि सबसे ज्यादा है इन सब के तुलना में। यही कारण है
कि इसमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो Mn+2 है उसमें मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म होने का बस वजह यही है कि इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में भी चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। एनफ फॉर द डे।